सोचिए, एक ऐसी सैलरी जो कभी खत्म ही ना हो। क्या ऐसा मुमकिन है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। ये सिर्फ 1 करोड़ रुपए जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पैसे से एक जादू करने का तरीका है। एक ऐसा जादू जो जिंदगी भर की आमदनी दे सकता है। चलिए, इस जादू के पीछे का गणित समझते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये कहानी बहुत जानी पहचानी है। सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है और उसके साथ आती है ढेर सारी खुशी। फिर खर्चे शुरू होते हैं और महीने के अंत तक अगली सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे हर कोई बाहर निकलना चाहता है। जरा सोचिए, अगर इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ा जा सके तो? अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे एक रेगुलर आमदनी बनती रहे, बिल्कुल सैलरी की तरह, लेकिन वो कभी खत्म ना हो। बस यही इस पूरी बातचीत का मकसद है, फाइनेंशियल फ्रीडम का एक रास्ता। तो इस स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे जरूरी कदम है एक पेड़ लगाना। फाइनेंशियल दुनिया में इस पेड़ लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP है क्या? सीधी सी भाषा में, हर महीने एक फाइनेंशियल बीज बोना और उसे नियमित निवेश के पानी से सींचते रहना। अब इस बीज को एक बड़ा पेड़ बनने में 15 या 20 साल लग सकते हैं। यह धैर्य का काम है, लेकिन यही है वेल्थ बनाने की असली नींव। ठीक है, तो पेड़ तो लगा दिया और मान लीजिए 20 साल बाद वो एक बड़ा घना पेड़ बन भी गया। अब क्या करें? अब समय है उसके फल खाने का। और यहीं पर स्ट्रैटेजी का दूसरा और जादुई हिस्सा सामने आता है, SWP, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SIP और SWP को एक ही सिक्के के दो पहलू समझिए। SIP में पैसा जमा किया जाता है ताकि एक बड़ा कॉर्पस, एक बड़ा फंड बन सके, और SWP में उसी बड़े फंड से नियमित रूप से पैसा निकाला जाता है ताकि एक तरह की पेंशन या कहें कि कभी ना खत्म होने वाली सैलरी बन सके। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर पेड़ से फल तोड़ तोड़ के खाते रहेंगे तो एक दिन तो फल खत्म हो ही जाएंगे, है ना? तो फिर अगर अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालते रहेंगे तो वो एक दिन खत्म क्यों नहीं होगा? ये कोई जादू तो नहीं? नहीं, ये जादू नहीं, ये गणित है। और इसे एक असली कहानी से समझते हैं। एक सज्जन ने 2014 में रिटायर होने पर अपना 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। उन्होंने हर महीने 50,000 रुपए निकालना शुरू किया और महंगाई को बीट करने के लिए हर साल अपनी निकासी 7% बढ़ाई। 10 सालों में उन्होंने कुल 80 लाख रुपए निकाल लिए। तो उनके खाते में क्या बचा होगा? 20 लाख, 30 लाख नहीं, 80 लाख रुपए निकालने के बाद भी 2024 में उनके खाते में 2 करोड़ 75 लाख रुपए थे। मतलब उनका शुरुआती पैसा खत्म होने के बजाय लगभग 3 गुना हो गया। ये हुआ कैसे? इसका गणित बहुत बहुत सिंपल है, क्योंकि उनका पैसा इक्विटी मार्केट में औसतन 12 से 14% सालाना की दर से बढ़ रहा था, जबकि उनके निकालने की दर यानी विड्रॉल रेट काफी कम थी। उन्होंने अपने पैसे को अपनी निकासी की दर से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने दिया। इस स्ट्रैटेजी में जो सबसे शक्तिशाली और सच कहूं तो सबसे मुश्किल चीज है, वो रिटर्न नहीं, बल्कि इंतजार करने की क्षमता है। ये पूरा खेल अनुशासन और धैर्य का है। लेकिन धैर्य रखना असल में कितना मुश्किल है, ये आंकड़े देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले 100 लोगों में से 83 लोग पहले 3 साल में ही अपना निवेश बंद कर देते हैं, और सिर्फ 3 लोग ही 5 साल से ज्यादा टिक पाते हैं। वेल्थ क्रिएशन एक लंबी गेम है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। फाइनेंस की दुनिया का एक सुनहरा नियम है, ज्यादा रिटर्न के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि एवरेज रिटर्न के साथ ज्यादा समय तक टिके रहें। असली जादू लंबे समय तक टिके रहने में ही है। इसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से समझते हैं। मैंने 2016 में एक स्मॉल कैप फंड में SIP शुरू की थी। 3.5 साल तक रिटर्न बिल्कुल जीरो था, जीरो। फिर मार्च 2020 में मार्केट क्रैश हुआ और मेरा इन्वेस्टमेंट 25% माइनस में चला गया। ज्यादातर लोग यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मैं टिकरा रहा। आज 8 साल बाद मेरे लगाए हुए 29 लाख रुपए 82 लाख रुपए बन चुके हैं। ये किस्मत नहीं, ये बस पिच पर टिके रहने का नतीजा है। और जब धैर्य और अनुशासन की बात हो ही रही है, तो चलिए एक ऐसे बड़े फाइनेंशियल फैसले पर आते हैं जहां ये दोनों सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, अपना घर खरीदना। ये एक इमोशनल फैसला है, लेकिन एक गलत कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी जर्नी को सालों पीछे धकेल सकता है। चलिए मान लेते हैं कि कोई 80 लाख का घर खरीदना चाहता है। इसके लिए कम से कम 16 लाख का तो डाउन पेमेंट चाहिए। बाकी 64 लाख के लोन पर महीने की किश्त यानी EMI लगभग 53,000 रुपये बनेगी। और इतनी EMI देने के लिए महीने की सैलरी कम से कम 1.25 लाख रुपए होनी ही चाहिए, वो भी तब जब कोई और लोन ना चल रहा हो।
हाउसिंग इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े दिग्गज दीपक पारेख का एक बड़ा सिंपल सा नियम है। घर की कीमत किसी की भी सालाना इनकम के 4 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई 20 लाख सालाना कमाता है तभी उसे 80 लाख का घर लेने के बारे में सोचना चाहिए। तो फिर बेहतर रास्ता क्या है? करियर के शुरुआती दिनों में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट घर नहीं बल्कि खुद पर होता है। अपनी स्किल्स बढ़ाना, अपनी आमदनी बढ़ाना। जितनी ज्यादा आमदनी होगी उतनी बड़ी एसआईपी हो पाएगी और उतनी ही जल्दी उस 1 करोड़ के फंड तक पहुंचा जा सकेगा जिससे वो कभी ना खत्म होने वाली सैलरी शुरू होगी। घर बाद में खरीदा जा सकता है, तनाव से नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की पोजीशन से। इस पूरी चर्चा का जो सार है ना, वो एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। इन्वेस्टिंग की दौड़ में खरगोश जो तेजी से भागता है और जल्दी पैसा बनाना चाहता है, वो अक्सर हार जाता है। जीतता हमेशा कछुआ है, जो धीमा है, स्थिर है और सबसे जरूरी अनुशासित है। लॉन्ग टर्म वेल्थ एक स्लो और बोरिंग प्रोसेस से ही बनती है। अब ये स्ट्रैटेजी तो सबको पता है। एसआईपी से पेड़ लगाना है और एसडब्ल्यूपी से फल खाना है। ये भी पता है कि अगर ग्रोथ रेट विड्रॉल रेट से ज्यादा हो तो पैसा कभी खत्म नहीं होगा। सवाल अब ज्ञान का नहीं है, सवाल यह है कि क्या इसे करने के लिए जरूरी अनुशासन है।